नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस खास चर्चा में। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आजकल चर्चा में है, लेकिन वजह वो नहीं जिसकी उम्मीद की जाती है। पद से इस्तीफा देने के बाद वो अभी तक उपराष्ट्रपति आवास में रह रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से उन्हें नया सरकारी बंगला अभी तक नहीं मिला। नियम साफ कहते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को टाइप 8 बंगला मिलना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि धनखड़ जी को क्यों नहीं? क्या मोदी शाह उन्हें अपने पड़ोस में देखना नहीं चाहते? क्या ये मामला सिर्फ आवाज का है या फिर इसके पीछे गहरी राजनीति छिपी है? और इसी बीच पूर्व उपराष्ट्रपति को पेंशन के लिए राजस्थान विधानसभा का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। ये सत्ता और व्यवस्था का सबसे बड़ा तंज नहीं तो और क्या है? साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव पर क्या चंद्रबाबू नायडू क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। आज इन्हीं सवालों पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट केपी मलिक, जो सालों से सियासत के अंदर बाहर की कहानियों को बारीकी से समझते हैं और सामने रखते आए हैं। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। सर, धनखड़ साहब जो कभी देश के उपराष्ट्रपति रहे, आज उन्हें सरकारी आवास तक नहीं मिल रहा है और पेंशन के लिए पूर्व विधायक वाली लाइन पर भी खड़ा होना पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या ये महज सिस्टम की देरी है या फिर मोदी शाह को कोई सियासी संदेश? आखिर क्यों इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे शख्स को इस तरह की स्थिति में डाल दिया गया है? देखिए सुष्मिता, आपको उनके घर मिलने की चिंता हो रही है, लेकिन यहाँ चिंता की नहीं है। यहाँ चिंता ये है वो है कहाँ, तो लापता है। और वो पेंशन के लिए अप्लाई उन्होंने खुद किया है या किसी व्यक्ति ने चिट्ठी लिख के डाल दी है, अभी तो ये भी तस्वीर साफ नहीं हुई है। क्योंकि उनको बाकी काम सारे छोड़ के और जाके वो रिश्वत ले वो अपनी पेंशन लेने पहुंच जाए जयपुर में, ये तो मुझे वाजिब नजर नहीं आ रहा है। पहले तो उनके अस्तित्व पे सवाल खड़े हो गए, वो हैं क्या, है कहाँ, कर क्या रहे हैं, किधर है, अभी तो किसी को पता ही नहीं है। ये एक इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी कि वो टेनिस खेल रहे हैं, उनकी वाइफ अपने जो घर बन रहे हैं जयपुर में उसका जायजा ले रही है। अगर वो घर का जायजा ले रही है तो क्या किसी मीडिया ने देखा है क्या, किसी मीडिया ने उनसे बात करी क्या? तो वो कब गई थी जायजा लेने, रात को गई थी क्या, रात के अंधेरे में? एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पेंशन के लिए अप्लाई किया है तो कैसे अप्लाई किया है, ऑनलाइन अप्लाई किया है, चिट्ठी लिख के भेजा है, ईमेल किया है, क्या किया है, वो सारी देखने वाली चीजें हैं। क्योंकि ये सब चीजें हवा हवाई हैं और अभी इसमें सरकार जो है कुछ खबरें प्लांट करा रही है। सरकार कुछ खबरें प्लांट करा रही है कि भाई जिससे सरकार के ऊपर ये सवाल उठने बंद हो जाए कि वो गायब है, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि वो गायब है। तो ये मुझे लगता है, मैं नहीं मानता इस चीज को कि वो पेंशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। जी जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि और सर ऐसे भी खबरें सामने आ रही है कि 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव पर खबर ये है कि चंद्रबाबू नायडू क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। क्या ये एक अटकल है, जो अटकलें लगाए जा रही है, या फिर बीजेपी के साथ उनके रिश्ते दरार का पक्का सबूत आ गया है सामने? अगर ऐसा होता है तो क्या इसे एनडीए की एकजुटता पर झटका नहीं माना जाएगा? देखिए सुष्मिता, चंद्रबाबू नायडू क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, वो इसलिए नहीं है कि वो क्यों कर सकते हैं, वो करेंगे कि नहीं करेंगे, वो बिल्कुल करेंगे। उसका कारण है, उसके रीजन है। उसका कारण ये है कि चंद्रबाबू नायडू ने ही ये नाम सजेस्ट किया है सुदर्शन रेड्डी जी का, जो आज विपक्ष के उम्मीदवार हैं। और चंद्रबाबू नायडू और सुदर्शन रेड्डी के जो रिश्ते हैं वो कोई आज के रिश्ते नहीं है। जब सुदर्शन रेड्डी जी वकील थे, जज भी नहीं बने थे, तब से उनके रिश्ते हैं। और चंद्रबाबू नायडू नेता भी नहीं बने थे और नेता बनने की रेस में थे, तब से उनके रिश्ते हैं। और वो आंध्र प्रदेश से आते हैं, तो उनको कई सारी चीजों को देखते हुए, कई सारे कारण को देखते हुए उनको, चंद्रबाबू नायडू को उनके साथ जाना ही होगा। और चंद्रबाबू नायडू लगातार इसकी कोशिश कर रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू खुद नहीं जाएंगे, वो अपने कुछ साथियों को लेकर जाएंगे। वो उसी मद्देनजर बात कर रहे हैं
नवीन पटनायक से उड़ीसा में, क्योंकि नवीन पटनायक के सांसद भी राज्यसभा में हैं। दूसरा वो बात कर रहे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से। दूसरी वो बात कर रहे हैं केसीआर से, जो पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना के हैं। आपको याद होगा जब केसीआर मुख्यमंत्री थे, इन्होंने जो है वो अरविंद केजरीवाल वाले मैटर में, शराब के जांच के मामले में केसीआर की बेटी को जेल में डाल दिया था। तो वो तो खुद जले फूके बैठे हैं, तो वो भी इनके खिलाफ वोट करेंगे। तो इसलिए ये चंद्रबाबू नायडू एक लाइजनिंग कर रहे हैं उनकी, और पर्दे के पीछे वो काम कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि चुनाव से एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने जो रात्रि भोज के लिए सब सांसदों को बुलाया है, वो क्या करेंगे? क्या वो सांसदों को धमकाने का काम करेंगे? क्या वो अपने एनडीए के सांसदों को कुछ शगुफा देंगे, या उनके हाथ में उनके कारनामों की फाइलें देंगे, या उन पर वोट डालने का दबाव बनाएंगे? ये देखने वाली बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री का इलेक्शन से एक दिन पहले एनडीए के सांसदों को बुला के बात करना, मीटिंग करना, रात्रि भोज करना, ये इंगित करता है कि सरकार कहीं न कहीं वोट क्रॉस के मामले पर घबराई हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में और भाजपा में जो तनातनी चल रही है, उसको देखते हुए भाजपा के कुछ सांसद पहले से ही बागी तेवर अपनाए हुए हैं। आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ, उसमें बागी तेवरों के। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के सहयोगी हैं, वो एनडीए के सहयोगी में कुछ लोग तो लालच में आए हैं पार्टी में, कुछ ईडी सीबीआई के दबाव में आए हैं। तो क्या वो इस इलेक्शन में भी वो दबाव बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि इस इलेक्शन में वोट दिखा के नहीं डाला जाता, कोई व्हिप जारी नहीं होती, अपने विवेक के आधार पे आप वोट डालते हैं, और इसने किसने किसको वोट दिया पता ही नहीं चलता। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही विपक्ष का उम्मीदवार जीते चाहे ना जीते, लेकिन जो 62 वोट अधिक है सत्ताधारी दल के पास या एनडीए के पास, उसमें से कितने वोटों को तोड़ पाता है विपक्ष, ये महत्वपूर्ण है। अगर अधिक वो सीटें तोड़ लेते हैं, भले ही एनडीए का कैंडिडेट जीत जाता है, तो एक प्रेशर एनडीए के ऊपर बन जाएगा, मोदी शाह के ऊपर बन जाएगा, और विपक्ष जो है फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए एक रास्ता उनका खुल जाएगा। क्योंकि उनको कहने के लिए होगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में अगर इनको इतने वोट मिले हैं, तो सीधी सी बात है कि इनके पास बहुमत नहीं है और हम अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक उम्मीदवार जीतेंगे नहीं जीतेंगे, हालांकि जीतने की संभावना बन रही है, लेकिन अगर नहीं भी जीतते हैं तो अधिक वोट लाके विपक्ष एक दबाव बनाना चाहता है सरकार को। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन धनखड़ को आवाज ना देने का मामला हो और नायडू की क्रॉस वोटिंग की चर्चा हो रही है, दोनों मिलाकर मोदी सरकार की अंदरूनी राजनीति का बड़ा संदेश तो नहीं दे रहा है सर, कि अंदर 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 खाने में कुछ गड़बड़ी चल रही है, कुछ गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि हर तरफ यही चर्चा हो रही कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हो सकती है। देखिए, जिस प्रकार से रहस्यमयी तरीके से धनखड़ का इस्तीफा लिया गया, आज तो इस्तीफे ही सवाल उठ रहे हैं कि वो इस्तीफा उन्होंने दिया कि नहीं दिया। क्योंकि आरटीआई में ये भी सामने आया है कि वो राष्ट्रपति भवन गए नहीं। अगर वो राष्ट्रपति भवन गए नहीं तो इस्तीफा किसने दिया? वो इस्तीफा हाथ से तो लिखा नहीं गया था, वो तो टाइप था। उस पर साइन उन्होंने किए कि नहीं किए? अगर उन्होंने साइन नहीं किए तो वो तो वही आके बताएंगे ना बाहर, हम और आप कैसे बता सकते हैं? तो वो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, बोल क्यों नहीं रहे हैं, वो कहाँ गायब हैं? बहुत सारे सवाल हैं। तो इन सवालों का जवाब कब मिलेगा? जब धनखड़ जी बाहर आएंगे। तो धनखड़ जी की संभावना ये है बाहर आने की, तो 9 सितंबर के बाद जब नए उपराष्ट्रपति चुने जा चुके होंगे, उसके बाद वो आएंगे। अगर वो आके ये कह देते हैं कि मैंने साइन किए ही नहीं, मैंने इस्तीफा दिया ही नहीं, तो तब कैसा रायता बिखर जाएगा, तब क्या होगा? बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। तो इसलिए अभी बहुत सारी तस्वीरें इस तरह की चल रही हैं जिनका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। अब आने वाले 9 सितंबर को क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी तो 9 सितंबर को ही पता लगेगा। और फिर 9 सितंबर से 11 सितंबर को जो सर संचालक है मोहन भागवत जी, उनका जन्मदिन होगा। उसके बाद 17 सितंबर को
मोदी जी का जन्मदिन होगा, तो इस बीच भी कुछ होगा क्या, उसका भी इंतजार हम लोग कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, उसके लिए हमें कम से कम 10 से 15 दिन का इंतजार करना है। जी जी सर, आखिरी सवाल है कि नायडू क्रॉस वोटिंग करते हैं तो क्या ये सिर्फ सत्ता से नाराजगी है या आने वाले समय में विपक्ष के साथ उनकी नजदीकियों का संदेश? देखिए, नायडू जिस प्रकार से काम कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि नायडू की नजदीकियां विपक्ष के साथ बढ़ी हुई हैं। और आपको याद होगा जगन रेड्डी का पीछे एक बयान आया था कि चंद्रबाबू नायडू के बीच में, चंद्रबाबू नायडू और राहुल के बीच में रेवंता रेड्डी पुल का काम कर रहे हैं, ब्रिज का काम कर रहे हैं। वो सरेआम उन्होंने कहा था, क्योंकि चर्चाएं इस तरह की चली थी कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है, और चंद्रबाबू नायडू अगर राहुल गांधी के संपर्क में है तो आप समझ सकते हैं वो किस लिए संपर्क में है, क्यों संपर्क में है, क्या करना है उनको। तो बहुत सारी चीजें हैं। चंद्रबाबू नायडू को मैं लगभग 3 दशकों से जानता हूँ, वो बहुत हार्डकोर बार्गेनर है। वाजपेयी की सरकार में वो बहुत हार्डकोर बार्गेनर माने जाते थे, वो बहुत तगड़ी बार्गेनिंग करते हैं। तो इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी उनके साथ बार्गेनिंग करने में पीछे रह गई है। और अब उनको दिखाई देता है कि अगर भाजपा के अलहदा हम जाते हैं तो विपक्ष में उनको बड़ा चांस मिल सकता है। अगर कल को विपक्ष उनको यही कह दे कि आइए आप प्रधानमंत्री बनिए, हम आपके साथ हैं, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना। तो इस तरह के अंदर की चीजें चल रही हैं, लेकिन वो बात की बातें हैं। पहले जो आजमाइश उपराष्ट्रपति के रूप में हो रही है, जो हमें 9 तारीख को तस्वीर साफ हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े और इतनी अच्छी बातें की। तो दोस्तों, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का किस्सा सिर्फ आवाज का नहीं है, ये सत्ता का सम्मान की उस सियासी परंपरा का आईना है जहां कुर्सी से उतरते ही नेता की अहमियत भी घट जाती है। धनखड़ साहब कभी सरकार के सबसे भरोसेमंद चेहरे थे, लेकिन आज उन्हें एक सामान्य पूर्व विधायक की तरह पेंशन के लिए आवेदन करना पड़ रहा है। क्या ये वाकई नया भारत है जहां नेता पद छोड़ते ही बेघर और बेबस हो जाते हैं? इसी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।